आज का जो हमारा पेपर है ये क्लास 12th का हिस्ट्री का 2024 का बोर्ड का पेपर है जो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। वो बच्चे जो एग्जाम से पहले नर्वस हैं कैसा पेपर आता है, या फिर उनको ऐसा डाउट है कि नहीं पेपर हम कैसे फेस करेंगे, तो पेपर बहुत ईजी आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से उसे फेस करोगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम से डरोगे ही, और आपको डरना भी चाहिए। तो ये पेपर का पहला पेज है जो आपका आया था, ये मेन पेपर है। आप अपनी सीबीएसई की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके इसको मैच कर सकते हो, बिल्कुल आपको एज इट इज सेम पेपर मिलेगा। ये पेपर की सीरीज होती है, कुछ डिटेल्स में आपको फिल करना होता है। ये पेपर का कोड है और यहाँ पर आपको जो भी आपका बोर्ड रोल नंबर होता है वो आपको लिखना होता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो मैं कहूँगा आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रोक के पढ़ लेना जब भी टाइम मिले, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा 15 मिनट दिया जाएगा। हम डायरेक्टली पेपर को डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर में मिलेंगे आपको केवल 3 घंटे और 80 नंबर का आपका आएगा पेपर एज ऑलवेज यू नो। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको पता है पहले क्वेश्चन जो होंगे पहले वो बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्प का मतलब है एमसीक्यू टाइप। पेपर 2 भाषाओं में होगा, पहले हिंदी में दिखेगा फिर आपको इंग्लिश में भी दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है हड़प्पा के अधिकांश स्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर स्थित थे? पहला शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा आर्द्र और चौथा रेगिस्तानी भूमि। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आता तो यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है कि ये उत्तर आपको सही उत्तर नहीं आता ना सही, आपको गलत उत्तर ढूंढने हैं फिर कि ये गलत उत्तर क्यों हो सकता है। जैसे आपने देखा था, आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पढ़ा तो पहली चीज आपने यही पढ़ी थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास थी, तो पूरी तरीके से रेगिस्तान के पास तो थी नहीं, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। दूसरी बात, हम पूरी तरीके से इसको हम शुष्क भूमि भी नहीं कहेंगे। शुष्क भूमि वो होती है जहां पर बिल्कुल सूखा सा होता है, थोड़ा सा खेती बाड़ी ज्यादा अच्छी नहीं होती, परंतु हमने देखा हड़प्पा के यहाँ पर कैसी है, खेती बाड़ी भी होती थी। आपको ये भी देखना है। आर्द्र भूमि वो होती है जहां पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जैसे आप आर्द्र भूमि उसको कह सकते हो जो कहीं पर नदियां बह रही है कहीं पर और उसके आसपास बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है, हरियाली हो जाती है, थोड़ा दलदली इलाका हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट करने सीखने, अगर आपको उत्तर नहीं आता तो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जनरल से इंस्ट्रक्शंस है, ये इंग्लिश में, और ये इंग्लिश में पहला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मगध की राजधानी थी? अब देखो हमने मगध की राजधानी 2 ही पढ़ी है, एक तो राजगृह को पढ़ी है और दूसरा हमने पाटलिपुत्र को पढ़ी है। तो पाटलिपुत्र इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो राजगृह इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वकाटक की रानी थी? अब यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रभावती गुप्त थी उनका विवाह, चंद्रगुप्त जो द्वितीय की पुत्री थी उनका विवाह जो है वो दक्कन में वकाटक, मालवा के आसपास के जो प्रदेश थे उनके राजा जो थे वकाटक, उनसे उनका विवाह हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला डायग्राम वाला क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको चित्र पहचानना है ये किस चीज का चित्र है, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से जिसको बहुत कम दिखता है वो भी पहचान लेगा, ये सिंह शीर्ष का आपका चित्र है। ये आपको बिल्कुल खास तौर पे ध्यान देखना है कि भाई दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सवाल तो नहीं आया। अगर दृष्टिबाधित, क्योंकि जिनको दिखता ही नहीं है तो चित्र पहचान नहीं सकते, इसीलिए उनके लिए यहाँ पर ये वाला सवाल है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील जो है वो एक कृत्रिम जलाशय है, इसकी मरम्मत निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसकी क्या कराई गई थी, मरम्मत कराई गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है निम्नलिखित निम्न ने मतलब नीचे दिए गए जो है विकल्पों में उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की खाली स्थान की पूर्ति करनी है। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं की संख्या थी वो कितनी थी? बता दो भाई, 700 या 700 से भी अधिक? तो भाई एग्जैक्ट डाटा 700 से भी अधिक है, लेकिन 700 इसका नियरेस्ट डाटा यही है, तो हम इसको उत्तर कह देंगे। इस पेज में इतनी ही। अब ये जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे उसके इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको देख लेंगे, हम क्योंकि हिंदी में ही बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन में कहता है कि बौद्ध के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प की चयन कीजिए। यानी सही विकल्प को आपको बताना है कौन सा है, सही ढूंढना है। इसमें सही नहीं पता तो हम गलत भी ढूंढ सकते हैं, एक ही बात है। कहता है महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में आने वाली प्रथम महिला थी जो भिक्षु ने, बिल्कुल सही बात। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला जिस जिसमें वो सही हो सकता है, पहला तो सब में ही है।
भाई ये तो अगला पढ़ना पड़ेगा। कई स्त्रियां जो संग में आई वह धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, तो बात सही है, ये भी बात सही है। बुद्ध के अनुयायियों में कई सामाजिक वर्ग से आए हुए जिसमें राजा दास भी थे, बिल्कुल सही बात। अगला कहता है कि एक बार संघ में आ जाने के बाद सभी धर्मों को जो है क्या मान लिया था, महामात्म्य मान लिया जाता था। क्या ये सही बात है? देखो 3 तक तो बिल्कुल ठीक ही है, और चौथा उत्तर आपको लग रहा है कि डाउट है, यार इस वर्ड का मुझे मतलब नहीं आ रहा। आप ऑप्शन में भी देख लो, 3 तक तो ठीक ही है, 1 2 ठीक है, लेकिन तीसरा नहीं है। तीसरा भी तो सही है, इसमें नहीं, मतलब तीसरा सही होता, मतलब अगर ये सही होता उत्तर तो इसमें तीसरा भी होना चाहिए, इसमें तीसरा नहीं है, मतलब ये गलत। इसमें तीसरा है परंतु दूसरा भी होना चाहिए, परंतु दूसरा नहीं है, ये भी गलत। इसमें तीसरा होना चाहिए, तीसरा नहीं है, दूसरा है, तो ये भी गलत। मतलब एक ही उत्तर है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर अगर आपको सही उत्तर नहीं मिल रहा, फंसो मत उस जगह पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है पेपर को सॉल्व करने का। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों को दिमाग खराब करता है, कथन एंड निष्कर्ष, यानी आपका ये इसमें कथन दिए होंगे कुछ और उसके निष्कर्ष हमें देखने होते हैं ठीक है कि नहीं। ध्यान से पढ़ना है इसको बिल्कुल। हम्पी, हम्पी आपको पता है कहाँ की बात हो रही है, किस चैप्टर की? विजयनगर, वेरी गुड। के जो है भगना भगना वेश विशेष 1800 ईस्वी में अभियंता और पुरातत्व कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। क्या ये सही सही बात है? दूसरा, विरूपाक्ष और हम्पी अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख मिले। क्या इसकी ये सही व्याख्या करता है? तो ये इसकी सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हाँ, दोनों सही हो सकते हैं परंतु इसकी ये सही व्याख्या नहीं कर रहा। हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सही व्याख्या करता नहीं करता, ये आपका बी उत्तर है। दोनों सही है परंतु आर जो है, यानी जो ये पॉइंट है, ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा। यहाँ पर कर्नल कॉलिन मैकेंजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसकी डायरी की बात होती है तो बात ठीक है। अरे कई मंदिर से कई दर्जन अभिलेख मिले, और आपको पता है जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी था ये पूरी तरीके से अभिलेखों पे ही आधारित नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है उस यात्री की पहचान कीजिए जो भूमि पर मुगल के राजकोषीय वित्तीय स्वामित्व। अब देखो मुगल यानी आपको पता है कि 11वीं शताब्दी में विद्वान है, एक 14वीं शताब्दी में है, एक 17वीं। मुगल शासन कौन सा था? 17वीं शताब्दी में। सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसुआ बर्नियर। आप ऐसी बात ऐसे उत्तर कर सकते हो इसका। ठीक है भाई, आप ऐसे ऑप्शन को देखने की, देखो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है यार कौन सा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप अब यही वही क्वेश्चन है, लेकिन उसका क्या है, इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुगल की भू राजस्व प्रणाली थी? मनसबदारी व्यवस्था। इक्ता प्रणाली जो है ये भी पेपर में आया था, लेकिन ये ध्यान रखना, ये आपको लिखना है जब है दास वंश के बारे में। दास वंश के टाइम पे भू राजस्व व्यवस्था की जो थी वो इक्ता प्रणाली थी, और मनसबदारी व्यवस्था किसकी बात करती है? मुगल की। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? पेपर में पूछा जा सकता है, तो आईन अकबरी। अच्छा, आईन अकबरी ना लिखकर आपको पता है अकबरनामा भी लिखा सकता है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। क्या अबुल फजल इसको पूरा कर पाया था? नहीं, उसका जो शिष्य था उसने उसको पूरा किया था। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके भी पढ़ो। अगला क्वेश्चन है मार्को पोलो जो है वो उसका संबंध किस देश से था? जल्दी से भाई, इसका सही उत्तर क्या है आपका? इटली। देखो यात्रियों से क्वेश्चन पक्का बनता है, किस देश से कौन। अब इसमें एक यात्री और आया था, डोमिंगो पीस। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को, कौन सा किससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, अब देखो क्या है, अमयुक्त मल्यद इसके लेखक कौन है? तो भाई ये किसने लिखा था, ये याद रखना है आप सभी को, कृष्णदेव राय ने लिखा। अमयुक्त मल्यद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद के प्रत्येक अध्याय में निम्नलिखित में से किस विशेष शैली का प्रयोग किया? तो भाई इसमें क्या था कि प्रत्येक अध्याय में एक प्रश्न शुरू होता था और आगे चलकर उसमें उत्तर मिलता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। क्या कहता है कि भाई कबीर की बानी 4 विशिष्ट परंपराओं पर आधारित थी। कबीर की विशेषताएं केवल उर्दू भाषा में थी या उपलब्ध है, तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा जाऊंगा उसको काटा मार देंगे। कबीर ने परमात्मा को, सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परंपराओं का सहारा लिया। हाँ, कह सकते हैं कबीर परमात्मा के सत्य में अल्लाह, आत्मा, हजरत और आपका निराकार कहते हैं। तो वही निराकार ईश्वर की तो बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं
यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आपको सही मिलते हैं? आपको दूसरा और चौथा किसी में दिख रहा है? तीसरा और चौथा, अरे दूसरा नहीं तीसरा, ये तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा इसमें, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब यही सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए, अब इसको हिंदी में देखते हैं। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अमीर खुसरो उनके शिष्य थे, दरगाह दिल्ली में स्थित है, शेख मोइन चिश्ती है वो। नहीं, मोइन चिश्ती नहीं है, निजामुद्दीन है। इनकी तो अजमेर में, इनकी तो अजमेर में, अजमेर में निजामुद्दीन औलिया, ये तो पहले शिष्य थे, ठीक है। सबसे पहले भारत में चिश्ती सिलसिला लाने वाले पर्सन यही थे। हाँ, ये वही पर्सन था, तो ये इसको नहीं याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से भारत के जो संथाल विद्रोह को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और निम्नलिखित में से उपयुक्त बताना है। देखो, सबसे पहले इसका उत्तर आ जाएगा कि भाई दामिनी को लेकर लोगों, अंग्रेजों के प्रति शोषणकारी जो नीतियां थी वो उभरने लगी थी। दामिनी को वो जमीन थी जो जो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, उसमें ऐसी खेती करवाई जाती थी जो ज्यादातर फसलों को बेचने के लिए इस्तेमाल होता था। और क्या था, ध्यान से सुनना है कि जो संथाल जो थे, संथालों से ऐसे जमीनों को साफ करवाया जाता राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो खेती लायक बहुत अच्छी थी, जो अच्छी उपज दे सकती थी, तो उसके लिए इन्होंने संथालों को बुलाया था, याद है, और पहाड़ी लोगों से लड़वाया था। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। दिल्ली में थे वो। बैरकपुर में कौन थे? मंगल पांडे। अवध में कौन थे? वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी हजरत महल। और लखनऊ में कौन थे? और दिल्ली में तो आपको पता ही चल गया। लखनऊ में कौन थे? नाना साहिब के जो शिष्य थे, वो क्या थे, वारिस थे, वो उनकी अगुवाई कर रहे थे। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है 2 अध्यक्ष रहे, एक तो राजेंद्र प्रसाद जी, स्थायी रूप से, देखो स्थायी रूप से ये थे, और अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए आप सभी के। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। अब इसमें आपसे कहता है, नीचे दिए गए विकल्प में खालिस्तान को भरना है। डैश की शिला पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश शासन की यात्रा की, और वह इस भूमि को इनको अच्छे से लोगों को जान सके, तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। अब जी के गोखले भी नाम लिखा था कई बार इनका, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, ये केवल गांधी के ही नहीं थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आपसे पेपर में पूछ ले मोहम्मद अली जिन्ना के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अब बोलोगे भैया हमने तो आज पहली बार सुना है, ऐसा भी हो सकता है गांधी का भी कोई गुरु था जो गांधी को एडवाइस करता था, तो बिल्कुल थे। अगला, गांधी जी चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुनते हैं? ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया भी था। जो देखो ऑप्शन क्या क्या दिए गए, सबसे उपयुक्त बताना है। उपयुक्त का मतलब जो सबसे सही रहे, सही उत्तर इसमें कई हो सकते हैं। देखो, गांधी जी ने चरखे को स्वावलंबन का प्रतीक के रूप में देखा, हो सकता है, हो सकता है, मैंने कहा है इसमें कई उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सही सोचना है हमको। दूसरा, गांधी जी ने चरखे को मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा, हो सकता है ये भी भाई। गांधी जी ने चरखे को गरीबी का प्रतीक के रूप में चुना, हो सकता है ये भी। गांधी जी ने चरखे को सत्य के प्रतीक के रूप में देखा। सबसे उत्तर इसका सबसे सही मेरे को लगता है ये डी। और अगर आप डी को नहीं चुनते, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये गलत उत्तर नहीं है सारे, सबसे उपयुक्त तो बताना है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे उपयुक्त ये है। और आप ये नहीं सोचते तो आप फिर ये सोचिए, ठीक है। तो स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि हमें भी मेहनत करनी है, स्वावलंबन होता है, मुझे भी मेहनत करनी है इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से आरा, बिहार के आरा कौन थे? बिहार के आरा से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, स्थानीय जमींदार थे, आप सभी को पता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया था? किसने किया था? तो भाई ध्यान रखना आप सभी को, इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए, और अब यहाँ पर से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो आपके 3-3 नंबर के शुरू होंगे, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। कहता है महाजनपदों की 3 विशेषताएं बताइए। पहला, भाई प्रत्येक 16 महाजनपद थे। दूसरा, प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी थी। अगली बात, हर राजधानी होने की वजह से उसे किलेबंद किया गया था। अगली बात,
इसमें एक राजा का शासन होता था। 3 बातें हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये नहीं आता तो अगला, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद कैसे हुआ? कोई 3 कारण बताओ। पहला, कई महत्वाकांक्षी राजाओं ने राज किया, जिसमें आप सभी का अजातशत्रु भी था, और भी नाम आप इसमें लिख सकते हो। और दूसरी बात, इसके आसपास गंगा घाटी थी, जिससे उपजाऊ जमीन थी, एक इसकी वजह से टैक्स ज्यादा मिलता था। जंगल थे, उसमें हाथी थी, और झारखंड भी इसके साथ पहले सम्मिलित था, तो उसमें आसानी से लोहा मिल जाता था, जो कि औजार और हथियार के रूप में यूज हो जाता था। ठीक है, तो हम इसमें कई सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, बट हमको 3 ही करने थे। बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करना है, आप सबने पढ़ रखा है कि भाई बौद्ध क्या कहते थे, भाई 3 शिक्षा, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, है ना, बहुत सारी शिक्षाएं, आप कोई सी भी लिख सकते हो। आपको तो खेले 5 ही बताई गई है, आप कोई सी भी लिख सकते हो इसमें, है ना। ज्यादा धन अर्जित ना करना। देखो, विजयनगर साम्राज्य में विट्ठल मंदिर की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया, विट्ठल मंदिर की विशेषता, है ना। तो एक तो विरूपाक्ष मंदिर है और एक विट्ठल मंदिर है, इन दोनों के बारे में ही है। तो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल दोनों का कंपैरिजन मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको इजीली कर लोगे, कोई क्वेश्चन में कोई वो नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्थिक संसाधन के प्रबंध में मुगल साम्राज्य के विकास का विश्लेषण कीजिए। देखो, आर्थिक संसाधन के प्रबंधन में मुगल साम्राज्य के विकास, अब इसमें आप चाहो तो इसमें जो मनसबदारी व्यवस्था है उसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि जो जमीन से जो टैक्स लिया जाता था मुगल काल में, वो किस प्रकार से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ये इसके अंदर हम अच्छे तरीके से इंक्लूड करेंगे। पहली चीज, पहला पॉइंट इसमें हम ये डालेंगे। दूसरा पॉइंट, हम यहाँ की जो कर व्यवस्था है या यहाँ पर जो कृषि उत्पादन होता था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस चीज को पढ़ते हैं। कर व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था करना चाहो, और साथ ही साथ मनसबदारी व्यवस्था, आप इन पॉइंट्स को इसके अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता तो अगला देखो, कहता है मुगल साम्राज्य में कृषि समाज एक संसाधन के रूप में महिलाओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना, मुगल काल में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के काम करती थी। अगर पुरुष खेत जोतते थे तो महिलाएं क्या करती थी, बीज बोती थी, फसल काटती थी, निराई करती थी, दाने निकालती थी अनाज के, है ना, कटाई वटाई भी करती थी। तो ये सारी की सारी भूमिकाएं आपको इसके अंदर बतानी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कितना इजी क्वेश्चन आया, इसमें पूछा गया है, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका बताइए। आपको पता है असहयोग आंदोलन तो पहले भी चल रहे थे, परंतु महात्मा गांधी जी के आने से असहयोग आंदोलन जो थे वो बदल गए। कैसे बदल गए? क्योंकि गांधी जी ने इसके अंदर क्या किया, अपनी कुछ चीजें ऐड करी। सबसे पहली बात, इन्होंने अहिंसा इसमें ऐड करा। असहयोग आंदोलन पहले भी चलते थे, जैसे जो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये भी असहयोग आंदोलन करते थे। परंतु उनमें और इनमें क्या अंतर था? इनमें यह अंतर था, गांधी जी हिंसा को नहीं बढ़ावा देते थे, वो हिंसक रूप से थे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी ने अपने आंदोलनों के अंदर महिलाओं को भी ऐड किया। आपको पता है, आपने नमक यात्रा के बारे में पढ़ा था, गांधी जी ने महिलाओं को भी आंदोलन में ऐड किया। इससे पहले महिलाएं ज्यादा आंदोलन में, मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करती थी। तीसरी बात, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को भी जोड़ने का प्रयास किया। हम किसके रूप से कह सकते हैं? हम खिलाफत आंदोलन के रूप से कह सकते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या क्या बात कही थी कि भाई हमें सरकार यानी जो अंग्रेज है उनकी तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती है, हमें उनका पालन नहीं करना, हमें उनके कोर्ट में नहीं जाना, हमें उनके शिक्षा संस्थान में नहीं जाना। उन्होंने पूर्ण रूप से उसका क्या किया था? विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कहता है 1857 में विद्रोह के जो है आपके परिलक्षित एकता के दृष्टिकोण में किन्हीं 3 पहलुओं की व्याख्या कीजिए। आपको कोई 3 बातें ऐसी बतानी है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है भाई, तो उनमें एकता के लिए क्या कदम उठाए गए? हाँ। राम रहीम के जो कहता है कि एकता पे बल दिया गया, जब भी घोषणाएं की गई उसमें उसमें क्या है, महावीर और जो है अल्लाह उनके मतलब पैगंबर का भी ध्यान रखा गया। जो भी घोषणाएं की जाती थी उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता था हिंदू की और मुस्लिम की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। एकता के लिए एक ये भी कदम उठाया गया कि विद्रोही जो थे उसके अंदर समाज के हर तबके को शामिल किया गया। 3 नंबर का ही था, ज्यादा नंबर का नहीं था। आप इन पॉइंटों को इसके अंदर आप लिखना चाहो तो अच्छी तरीके से लिख सकते थे। अगला आगे मूव कर रहे हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 28, और इस क्वेश्चन नंबर 28 में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार सन 1800 के पूर्व हड़प्पा स्थलों का त्याग कर दिया गया। अब देखो, त्याग कर दिया गया का मतलब क्या? सबसे पहले हड़प्पा के जो अवशेष थे वो किसको मिले गए थे? आपको पता है, कनिंगम को मिले थे। लेकिन वो क्या करता है, वो जो भी उसे प्रमाण मिले, उसने एक चीज को गलत सोचा। उसने क्या सोचा कि जो सबसे पहले सिंधु जो नदी है
उसके सिंधु नदी का उसने प्रमाण ही नहीं किया। उसने कहा कि जो भारत में सबसे पुरानी अगर सभ्यता थी तो वो गंगा घाटी के किनारे विकसित हुई है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ भी मिला ना, उसे गंगा नदी के आसपास की सभ्यताओं से रिलेट किया जा रहा था। और वो उससे मैच ही नहीं खा रही थी, ना उसकी लिपि मैच खा रही थी, ना उसके सिंबल्स मैच खा रहे थे। इसीलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे उसको। परंतु आगे अब हम देखते हैं, जब राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी और साथ ही साथ में सर जॉन मार्शल ने जब हड़प्पा के स्थलों की खुदाई करी, तो उसके बाद जो वहां पर से चीजें मिली थी, उन चीजों को उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो उससे बिल्कुल अलग है और यहाँ पर एक अलग ही सभ्यता पहले किसी जमाने में रहा करती थी। इसके बाद उन्होंने 1921 के आसपास इसकी घोषणा करी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा। इसीलिए जो पहली चीजें मिली हुई थी उनका त्याग कर दिया गया था, क्योंकि वो रिलेट गंगा से कर रहे थे और वो सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के आसपास थी। आपको पता है गंगा जो है वो जहाँ बंगाल की तरफ बहती है, तो वहीं जो सिंधु है वो इस तरफ बहती है पाकिस्तान की तरफ, अरब सागर की तरफ। एक तो कहीं पर मैचिंग है ही नहीं। हम कह ही नहीं सकते कि नहीं भाई ये तो इधर की सभ्यता थी, वो अलग डायरेक्शन में ही है, अलग डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन कहता है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज में जटिलता क्या कहते हैं फैसले लेने और उनके क्रियान्वयन करने के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो फैसले लिए जाते थे वो बहुत ही कठिनाई से लिए जाते थे। हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं हड़प्पा समाज जो था वो बहुत ज्यादा विभाजित था, बहुत भागों में बटा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, हड़प्पा के अंदर जो चीजें मिली हैं वो अलग अलग स्थलों पर अलग अलग तरह की मिली है। सब स्थलों में घरों का स्ट्रक्चर या फिर जो और चीजें हैं वो एक ही काल की है, तो हमने कह दिया कि ये एक ही सभ्यता थी। परंतु हमने देखा, जैसे धोलावीरा की बात करते हैं, राखीगढ़ी की बात करते हैं, नागेश्वर की बात करते हैं, बालकोट की बात करते हैं, तो इन जगह पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डिफरेंट सभ्यता है, ये डिफरेंट। और फैसले भी अलग अलग तरीके से लिए जाते थे, कहीं पर सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते थे, कहीं पर बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। तो यही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके इसमें बताए गए इंग्लिश में। ये 8 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है ये पॉइंट के साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल के लिए अभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मुझे पता है उसमें आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें आपसे पूछा गया है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो कुछ देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे, उपयुक्त आधार पर अल ब्रूनी के बारे में बताइए। आपको पता है अल ब्रूनी ने जो कुछ भी देखा, यहाँ पर क्या देखा, जाति व्यवस्था देखा था। तो उन्होंने जो कुछ भी जाति व्यवस्था